कि हम एक बहुत बड़े इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के सदर साहब की तरफ से आए हैं, उनका पैगाम लेकर। ये नवंबर की बात कर रहा हूँ, 21 की 2022 के चुनाव से पहले की बात। आकर कहा कि उन हजरत का बोलना यह है कि आप इस चुनाव से दस्तबरदार हो जाए, मत हो जाइए। अच्छा। तो मैंने कहा देखिए, हम समंदर में कूद चुके हैं, अब वापस तो हम किनारे पे आ नहीं सकते, और हम 2-3 जगह पर हमारे कैंडिडेट का ऐलान भी कर चुके हैं। तो बोले फिर क्या करना चाहिए? मैंने कहा एक हजरत को जाके मेरा सलाम बोलिए और मुझसे कहिए, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ उनकी, आप हमारा अलायंस करवा दीजिए समाजवादी से। ये आपने 2021 में भी कहा? 21 में कहा, आप अलायंस करवा दीजिए। तो बोले क्या, कौन सी सीट चाहिए? मैंने कहा भाई जहाँ उनके एमएलए हो तो नहीं देंगे, जहाँ नहीं है हमको बता दीजिए। और हमने उनसे कुछ सीट नंबर याद नहीं आ रहा, बल्कि ज्यादा सीट नहीं कही थी। कितनी फिर भी कह दिया बताइए ना? नहीं मालूम, 10 के करीब? नहीं, हमने कुछ 15 या 20 कुछ कही थी, मुझे याद एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है। तो बोले बहुत अच्छा है। 2021 में? 2021 में बड़े खुश हुए जाकर। उन्होंने उस बड़ी इस्लामिक तंजीम के, जिनकी बड़ी तारीख है उस तंजीम की, हम बड़ी इज्जत करते हैं, पूरा देश इज्जत करता है, उनकी बड़ी कुर्बानियां रही हैं बुजुर्गों की। हमने पूछा उनसे बाद में कि भाई क्या हुआ? तो बोले हमने आपका पैगाम पहुंचा दिया और बड़े खुश हुए। तो बोला ठीक है चलिए, हम भी खुश हो गए। फिर बताइए, वो आज का दिन और ये है कल का दिन, और कुछ मालूम ही नहीं हमको। अब इससे बढ़ के हम क्या कर सकते हैं? तो कभी असद ओवैसी ने फोन नहीं उठाया कि अखिलेश यादव को फोन कर लें सीधे? नहीं, कैसे फोन करेंगे आप? आपके रिश्ते बहुत नहीं, अलग देखिए, जब आप पॉलिटिकल अलायंस की बात कर रहे हैं तो फोन उठाकर तो ऐसा बातचीत नहीं होती ना भाई, जिम्मेदारी का काम है। अब ऐसे बहुत से आजकल मार्केट में लोग हैं जिनकी कोई सियासी अहमियत नहीं है, हर आदमी आकर बोलता है कि बस मैं आपका महबूब हूं, हम उनके महबूब हैं, हमसे बात कर लीजिए। भाई ये तो गलत है ना। तो ऐसा तो कोई नहीं है, ऐसा तो नहीं। इन प्रिंसिपल आपको कोई एतराज नहीं है अगर अखिलेश यादव और आप साथ आ जाएं, तो आपको कोई गुरेज नहीं? कई बार होता है गुरेज होता है कि नहीं आ सकते हैं साथ। देखिए, इस सवाल का जवाब हम कैसे दे पाएंगे? इस सवाल का जवाब कैसे दे पाएंगे, हम बताइए। आपने भी कहा नहीं, अलायंस चाहते हैं तो जो सेकुलर अपने आप कहते हैं, जो बीजेपी को रोकना चाहते हैं, आप बात करिए हमसे। अच्छा, वो बात करें आपसे? ठीक है, बात करें नहीं, वो अकेले वही तो पार्टी तो थोड़ी है वहां पर, वो अकेले वही है क्या? बहन जी भी हैं। अरे बहन जी भी है, दूसरी पार्टी भी है, रावण भी है, आजाद भी है, बात करिए। अगर आप चाहते हैं कि दोबारा बीजेपी सरकार ना बने, चलिए, आप तैयार हैं? हम तो पब्लिकली कह चुके हैं, ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूं मैं। तो कहीं से भी तक कोई पैगाम आपके पास आया दूसरी साइड से? कहीं से नहीं कुछ। लेकिन ये कहा जा रहा है यूपी में कि बहन जी और एआईएमआईएम अगर मिल जाएंगे तो ये मीम और जो भीम का कॉम्बिनेशन है ना, ये बड़ा डेडली होगा। आप मानते हैं कि ये वाकई कॉम्बिनेशन ऐसा है जो सियासी नक्शा बदल सकता है? ये स्पेकुलेशन होगा, आज बैठकर आपके सामने बोलूं क्या होगा नहीं होगा। जब अगर ऐसा कुछ होगा तो बताएंगे आपको। अभी तो स्पेकुलेशन है, इसमें हम इसकी तस्दीक कर ही सकते हैं आपके सामने। वो गलत भी होगा जब किसी कोई बातचीत हुई नहीं, कुछ नहीं, उसका तस्दीक किया जाए। तो देखिए चुनाव से पहले तक क्या होता है। मुझे तो आप बता सकते हैं कि आप सबकी सियासत को बाखूबी समझते हैं, पिछला इलेक्शन आप लड़ चुके हैं। अखिलेश यादव और बहन जी दोनों में से ज्यादा सूट कौन करेगा? ये अपना राय तो आप दे सकते हैं। ये बड़ा सब्जेक्टिव सवाल है, फिर भी इसमें कोई एक ऑब्जेक्टिव आंसर तो नहीं दे सकते है ना। अब टाइम ही बताएगा, ये वक्त तय करेगा, हालात तय करेंगे। जिस किसी को इसमें सियासी तौर पर मजबूती मिलेगी, हिस्सेदारी की बात होगी, तो जो फैसला होगा, अभी तो बोलना बहुत जल्दी होगा। अच्छा, चंद्रशेखर का भी आपने नाम लिया। चंद्रशेखर आपको बहुत मानते हैं, आपका भी उनके लिए बड़ा ही एक एहतराम आप दोनों लोग एक दूसरे के लिए है। चंद्रशेखर का भी किसी से अलायंस पिछली बार भी नहीं हो पाया था, इस बार भी कोई अभी तक इम्कानात दिख नहीं रहे हैं। तो ये तो बड़ा ही आसान। कभी आप उनको बिठाकर पूछिए क्या हुआ था, जब वो आपको बताएंगे पिछली बार का ना। हाँ, पता है, मैंने किस तरह उनको सब हो गया, किस तरह उनको टंगाया गया, किस तरह उनको धोखा दिया गया, किस तरह उनको बुलाकर सब बड़ी बड़ी बातें कहकर। वो हैदराबाद में एक ठेठ दखनी कहावत है, वो ये है कि 100 गज वारो 1 गज ना फाड़ो। माने बड़े बड़े उनसे दिल लुभाने वाली बातें, कि वो आप ही बताएंगे, वो मैं नहीं बोलूंगा उनकी तरफ से। देखिए वो सब चीजें हैं। हाँ, वो ठीक है, आपकी बात में बहुत चीजें उसमें जो भी मैं वाकई भी हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि चंद्रशेखर के साथ भी वही आपने खुद कहा कि वो दूध का जला छाछ फूंके, वो भी उस तरह से चले हुए। आपके साथ भी वही, और आपके साथ भी कोई नहीं आ रहा है। तो आप दोनों जो है एक ही पाले में दिख रहे हैं, अगर मैं दूर से देखूं तो ये मेल हो सकता है? एक बात का तो ऐसा, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, समझे ना, वो भी कहावत है। पर चंद्रशेखर तो वो नजदीक के, वो दूर के कहा है। वो पार्लियामेंट में मेरे पीछे बैठे, बिल्कुल मेरे पीछे। अभी हम उनसे मुलाकात करके आए। अभी हम वो पार्लियामेंट में थे हम लोग, और वो 20 जुलाई के बाद जो बच्चों पे हमला हुआ था, तो बाबा साहेब के स्टैचू के पास जाकर बैठे थे। तो मैं सबसे पहले उन्हीं के पास गया, मैं जाकर उनसे मिला, उनको बात किया। तो देखिए क्या होता है आगे। लेकिन आप तो ये मानते हैं ना कि ये भी एक है, मतलब अगर आप दोनों लोग मिल जाते हैं तो ये एक पावर सिचुएशन है। क्योंकि हम तो अलायंस के लिए तैयार हैं। किससे होगा ये तो मैं यहाँ पर बैठ तो नहीं बता सकता हूँ। जैसा जैसा वक्त करीब आएगा तो इसमें क्लैरिटी आएगी, तो शायद फिर दोबारा हमको बुलाना पड़ेगा, या दोबारा आप चाहिए तो बता देंगे आपको। ऐसी बात आप करिए कि यूपी में जो मुस्लिम वोटर्स का रुझान है, 2024 में देखा गया कि एक पूरा मुस्लिम वोटर्स का एक पूरा चंक गया कांग्रेस समाजवादी पार्टी से, 2024 में जो हुआ है।
2027 का पैटर्न आपको क्या दिखता है? क्या वही पैटर्न दिख रहा है या देखिए, एक अनरिटन एग्रीमेंट मुसलमानों का हुआ था रूलिंग क्लास से आजादी के बाद कि आप हमारी जान की हिफाजत करेंगे, हमारे मजहबी इदारों की हिफाजत करेंगे, हमारे वे ऑफ लाइफ में कोई मदाखलत नहीं होगी, हम अपने मजहब पर चलेंगे, उसके खिलाफ कोई कानून नहीं बनेगा। आज आप मेरे को बता दीजिए कि जब से संविधान हमने अपने आप को दिया, बाबा साहेब अम्बेडकर का बनाया वो संविधान, ऐसे कितनी इसमें दरारें पड़ चुकी हैं, कितनी दरारें पड़ चुकी हैं, चाहे वो कम्युनल राइट्स हो। अच्छा, कम्युनल राइट्स ये सिर्फ 1965 के बाद नहीं है। पंडित नेहरू जब प्रधानमंत्री थे, एम्पिरिकल डेटा है, उस वक्त भी सबसे ज्यादा मरने वाले मुसलमान थे। उनके दौरे वजारत उज़्मा में भी कम्युनल राइट्स होते थे। हाईएस्ट नंबर ऑफ फेटेलिटीज मुसलमान थे उस दौर में। और उस वक्त भी हिंदू महासभा का वोट यूपी में 17-18% था। आज जो आर्गुमेंट हमारे खिलाफ इस्तेमाल होता है, करपात्री महाराज उस दौरान भाई उस वक्त भी, तो वो जो अनरिटन एग्रीमेंट था वो तो तार तार हो गया। किसी जगह पर उसकी पासो लिहाज नहीं रखा उसी समय से तार तार हो गया। उसी समय से होता है। वैसे ही है। अच्छा, फिर दूसरी बात, जो मुसलमान जीत के जाते हैं पार्लियामेंट में, असेंबली में, कितने हैं बताइए, उनका पॉपुलेशन कितना है। तीसरी बात यह है कि मौलाना आजाद को कहा गया था जाके रामपुर लड़िए, मौलाना आजाद नाराज हो गए, बोले नहीं आप वहीं से जीत सकते हैं। क्यों? इतना बड़ा, भारत का सबसे बड़ा पहला एजुकेशन मिनिस्टर है। ये हकीकत है ना, इस हकीकत को मानना पड़ेगा। और हमारा मानना यह है कि जब भारत में हर समाज, हर समुदाय की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उससे जमहूरियत को खतरा नहीं होता है। मगर अगर अल्पसंख्यक समाज मुसलमान अपनी लीडरशिप की बात करता है, अपनी हिस्सेदारी की बात करता है, तो आसमान सर पे क्यों उठा लेते हैं सब लोग? उत्तर प्रदेश में आज बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, मगर एक ही समुदाय को क्यों फायदा हो रहा है उसमें? हकीकत है, जब समाजवादी की सरकार थी तो एक ही समुदाय को क्यों फायदा होता है? ये जरा समझाइए, समाजवादी पार्टी सरकार हुई, एक समुदाय को। हाँ बिल्कुल, यादव परिवार, यादव बोलिए, इतना बड़ा हर पुलिस स्टेशन में उनकी पोस्टिंग। एक मिसाल दे रहे हैं आपको, आज बाबा की सरकार है तो टी का अच्छा मामला चल रहा है पूरा, टी फैक्टर। हाँ, टी फैक्टर चल रहा है। आप वाकिफ टी फैक्टर से बिल्कुल वाकिफ है, दुनिया में रहते हैं, देखते हैं, लोगों से बात करते हैं, लोग बोलते हैं। दूसरा क्या है बताइए आप? तो आपको जब सुनते हैं तो आपको ये अचरज नहीं होता है कि बाबा तो संत हैं, वो जातिवाद से परे माना जाता है, और टी फैक्टर, ये आपको अंदर से हैरानी नहीं होती ये क्या हो रहा है? नहीं, वो टी फैक्टर ये है कि लोगों को दिखाने के लिए मोदी के साथ टी पीते हैं, मगर जमीन पर टी चलता है सिर्फ, ये प्रॉब्लम है ना। और सब यूपी की जनता महसूस कर रही है। मैंने कहा कि संत का उनका पूरा आवरण है, और ठीक है, कैसे आ सकता है? ठीक है, संत की भी जाति होती है क्या कोई? अब होती है नहीं होती, हमको तो, हम तो एक्सपर्ट नहीं है। आप बोल सकते हैं, अभिषेक उपाध्याय बोल सकते हैं, हम क्या बोले, मगर जो दिख रहा है, जो जनता हमको कह रही है, वो तो कुछ और है। आप 4 जगहों पर गए अभी हाल में यूपी में, क्या ये चर्चा में था टी फैक्टर इन 4 जगहों पर? बहुत सी चीजें चर्चा में थी। मुरादाबाद में तो बिजली नहीं मिलती लोगों को, मुरादाबाद में बिजली नहीं मिलती, पूरी ब्रास की इंडस्ट्री ठप होकर रह गई, करप्शन उरूज पर है, करप्शन उरूज पर है। फिर मैं तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने वो स्टोरी ब्रेक कर दी कि इन्होंने जिसके नाम पर वोट लिया था, आस्था के नाम पर, वहां पर चोरी कर दिया आपने। आप कभी वो हमारा वीडियो देखिए जब हम सहारनपुर में हमने कहा कि ये तो आस्था का झूठा हवाला देकर ये तो चोरी की उन्होंने, मकसद आस्था नहीं था, मकसद चोरी करना था। वो तो हमको तो भारत के कोने कोने से लोग हमारे वो क्लिप को भी जाकर कहा चढ़ावा चोरी वाले मुद्दे पर। हाँ, क्या रिएक्शन मिला आपको? आपने वो बोला, अरे भाई, हमारे हिंदू भाई बहनों ने हमको व्हाट्सएप पे भरमार लगा दी। हिंदू भाई बहनों क्या कहना था उनका? उन्होंने कहा सही कहा आपने, ये तो हमको ठग लिए। वो स्पीच के उस क्लिप किसी ने क्लिप बना दिया, हमारी तरफ से नहीं बनाया गया। मैं एक बार चला भी देता हूं, आप सुन भी लीजिए। हाँ, क्या था? और मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं कि राम मंदिर में ये चोरी कैसे हुई बाबा? ये चोरी कैसे हुई? चंपक को आपने छोड़ दिया, आठ को पकड़ लिया, बताइए आप, धोखा दिया गया था आस्था आस्था कहकर। अरे असली आस्था इनकी नोट में है, पैसे में है। तो उसके बाद आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके 2 दिन तक हमको कम से कम 500 से 600 व्हाट्सएप मैसेज आ गए एक साथ। ये बात सही है। अच्छा, उसमें बात लोग नाराज भी थे, उनको जो रोज धमकी। पूछना चाहता था आपसे कि आपके लिए एक बड़ा रिस्क भी था कि आपने चढ़ाव के मुद्दे बोला और आपने तो सार्वजनिक मंच पे बोला, लेकिन क्या आपको इस बात का खदशा था कि ओवैसी जब बोलेंगे तो उनको टर्न कर दिया जाएगा, ये कैसे बोल रही है, तो मुसलमानों के नाम, ये अंदर से आपको खदशा था? ये देखिए, एक बात सुनिए, अगर मर्डर होता है तो अभिषेक का मर्डर होगा तो हम नहीं बोलेंगे, असद का होगा तो बोलेंगे क्या? दोनों की सलामत रहने। नहीं, बता एग्जाम्पल बता रहा हूँ। मरना तो आप दोनों हम सबको है। चोरी आपके ऑफिस में होगी या मेरे ऑफिस होगी तो क्या उसमें अभिषेक बोलेंगे, असद बोलेंगे? गैर कानूनी कोई काम हो रहा है, चोरी हो रही है, और ऐसी भी चोरी नहीं,
आपके चैनल ने जो बताया भाई हजारों करोड़ के आपने चोरी कर ली। अब दूसरी बात यह है कि अगर यही पैमाना रहेगा तो फिर वक्फ का कानून क्यों बनाया उन्होंने, ट्रिपल तलाक का कानून क्यों बनाया आपने? हाँ, तो ये भाई गुनाह हो रहा है ना, गुनाह हो रहा है तो गुनाह के बारे में बात होगी, गलती हो रही गलती के बारे में बात होगी। अब उस पर भी अगर इनको लगता है कि आप क्यों बोल रहे हैं, अरे भाई आप क्यों बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, आप क्यों छुपा रहे हैं, फिर आप ऐसा क्यों डर रहे हैं? ये क्या बात हुई कि एफआईआर से पहले एसआईटी बन गई? ये कौन सी बात है कि जो ट्रस्ट पार्लियामेंट में होता है आप उसके बारे में बताते भी नहीं, आरटीआई नहीं है उसमें, और फिर बोलते हैं कितना 800 करोड़ बनेगा और बना 2200 करोड़ बना। ये तो महिपाल सिंह ने अपनी टेस्टिमनी में हाँ, ये तो आपने खुद दिखाया। फिर बताइए ये कनेक्शन कहाँ पे जा रहा है और कहाँ गया आपका कि हम लोग बड़े डिसिप्लिन सोल्जर हैं और फुला हैं, तो कहाँ? ये तो आपने तो मौजा ही मौजा कर दिया वहां पर। चार चोरी बात हुई गई थी, बताइए पार्लियामेंट इतने दिन से चल रही है, इस पर चर्चा नहीं हो पा रही है। लोगों के जहन में सवाल है, मुझे कई लोग ये बात फोन करके पूछते हैं होना चाहिए क्यों नहीं चर्चा हो पा रही है? बिल्कुल होना चाहिए पार्लियामेंट में, और नहीं हो पा रही है भाई। होना चाहिए इसलिए कि आपको याद होगा 23 जनवरी में 2023 जनवरी में पार्लियामेंट में एक दिन की सिर्फ बहस हुई उसके ऊपर। 10 जनवरी बड़ा तारीखी दिन है। अच्छा, उस दिन तो पूरा अपोजिशन सस्पेंड था, मैं और इम्तियाज जलील थे और उस वक्त चेयर पर बैठे हुए थे मीरठ के एमपी जो बाद में टिकट नहीं दिया गया, हमारा भाषण है उसमें। जब आप उसको पार्लियामेंट में लाकर डिस्कशन करा सकते तो ये भी कराइए ना, ये क्यों नहीं करना चाह रहे? आखिर क्यों डर रहे हैं? क्या लग रहा है आपको, क्यों नहीं करा रहे हैं? भाई बेनिकाब हो जाएंगे, जवाब ही नहीं होगा उनके पास कि जो लूट मारी हुई है उसको जवाब ही नहीं होगा, तो बच रहे हैं। और फिर उनको लगता है कि इससे यकीनन नुकसान होगा, मगर ये बात फैल चुकी है। आप जहां रहते हैं हैदराबाद में, जो आपका बेस है, वहां भी इसकी चर्चा है, ये जो हुआ है? बिल्कुल चर्चा है, बहुत चर्चा है। और आप ये कह रहे हैं हिंदू भाइयों के आपको मैसेज जो इस बारे में नहीं, वो भाई जो बीजेपी की बात का भरोसा करे। और पालनपुर में रेजोल्यूशन जब बीजेपी ने पास किया, पालनपुर राम मंदिर वाला, हाँ 86 की बात है, 87 की बात, उसके बाद जो कई लोग उसको फॉलो करते हैं वो खुद आज बोल रहे हैं कि भाई हमको बड़ी तकलीफ हो रही है। अच्छा, इसी बात और पूछ लूं, अयोध्या जजमेंट 2019 में आया, ये 2026 चल रहा है। जजमेंट का एक हिस्सा था बाबरी मस्जिद, उसके लिए भी जमीन उन्होंने वहां पर दी हुई जमीन ये होगी, वो जमीन वैसी की वैसी है। क्या लग रहा है आपको, वो इशू कैसे खत्म हो गया? वो इशू खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि मस्जिद पूरी लीगल बैटल जो थी वो मस्जिद की थी, जमीन की नहीं थी, मस्जिद की थी। अब जब मस्जिद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हमने कहा फैसला गलत था, आप सहमत नहीं हो? अब आप बोलेंगे दूसरी जगह ले लो, ये क्या बात हुई भाई? जब वो तो अगर वैसा था तो हम कोर्ट को जाते ही नहीं थे। टाइटल के ऊपर था मसला, टाइटल के ऊपर था। टाइटल कौन था? वो तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने उसमें कह दिया कि आस्था के ऊपर फैसला दिया। हमने उस वक्त भी कहा था आपने फैसला देकर एक प्रेसिडेंट बना दिया, आपने लीगल प्रेसिडेंट बना दिया, हर कोई इस पर ही चलेगा। तो सवाल जमीन का कहां था उसमें? और हम क्यों जाके नमाज पढ़ेंगे उस जगह पर, जो नई जगह दी? हाँ, क्यों जाएंगे? हम तो नहीं वहां नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे। वहां बाबरी मस्जिद बन जाएगी तो भी नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। सवाल जगह का आपका